अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को आप फीमेल सेक्स हार्मोन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन जो है बेसिकली ये फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स होता है, ये दो जगहों से रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। फीमेल की बॉडी में जो है ये करेक्टरिस्टिक्स को डिवेलप करना, फीमेल की बॉडी में थाई को डिवेलप करना, ब्रेस्ट को डिवेलप करना, प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाना, स्किन में डिवेलप करना, डेट इज़ एस्ट्रोजन। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन हार्मोन्स दैट प्रोमोट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल करेक्टरिस्टिक्स एंड सेक्सुअल फंक्शन। ये क्या करता है, फीमेल की करेक्टरिस्टिक जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं या उनको डेवलपमेंट करने में किस हार्मोन का रोल होता है, डेट इज़ एस्ट्रोजन का। इसकी नेचर क्या होती है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, इसका बॉडी के ऊपर क्या फंक्शंस परफॉर्म होता है। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हो गया, लाइक प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिकली किस नेचर के होते हैं, डेट इज़ स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में ये बात डिस्कस की थी कि ये स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। स्टेरॉयड बेसिकली कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये किसका पार्ट होता है, बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट होता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, किडनी में होती है। इट इज़ कंटेनिंग 18 कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसमें 18 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। जबकि टेस्टोस्टेरोन में कितने कार्बन एटम्स थे, 19 कार्बन एटम्स थे। ठीक हो गया। इनकी नेचर सेम होती है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको 18 कार्बन नजर आएंगे। अगर आप टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको 19 कार्बन एटम नजर आएंगे। लेकिन जो उनकी नेचर है वो सेम आ रही है। टेस्टोस्टेरोन की नेचर भी स्टेरॉयड है, जबकि एस्ट्रोजन की जो नेचर है वो भी स्टेरॉयड है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की टाइप्स के ऊपर। बेसिकली एस्ट्रोजन की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। जब एस्ट्रोजन की टाइप्स रिलीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट टाइप आती है डेट इज़ E1, सेकंड टाइप डेट इज़ E2, थर्ड टाइप डेट इज़ E3। अब वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि E1 का केमिकल नेम क्या होता है, फिर आपने कहना है एस्ट्रोन। जबकि E2 का केमिकल नेम क्या होता है, एस्ट्राडाइओल। E3 का केमिकल नेम क्या होता है, एस्ट्राइओल। ये इनके केमिकल्स के नेम है, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। अब E1 बॉडी में किस वक्त रिलीज़ होता है और E2 कब रिलीज़ होता है और E3 कब रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। E1 उस वक्त रिलीज़ होता है जब बॉडी में मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज क्या चीज़ है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये पीरियड है, वो कॉन्टीन्यूसली स्टॉप हो जाते हैं। यानी कि जो फीमेल हजरात होते हैं उनको 45 से 50 साल की उम्र के बाद जो है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स है, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि वो फर्टिलिटी नहीं कर सकते, वो न्यू रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करवा सकते। डेट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। ये E1 उस वक्त रिलीज़ होता है जब मेनोपॉज होता है बॉडी में। E2 कब रिलीज़ होता है, E2 उस वक्त रिलीज़ होता है ये थ्रू आउट लाइफ, यानी सारी ज़िंदगी ये रिलीज़ होता है। इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड टाइम नहीं होता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि ये उस वक्त से लेकर आखिरी टाइम तक जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिवेल्प करवाता है, हेल्प आउट करता है। कौन करता है, डेट इज़ E2। ये थ्रू आउट लाइफ होता है, ये थ्रू आउट लाइफ रिलीज़ होता है। जबकि E1 जो है वो सिर्फ जब बॉडी में मेनोपॉज होता है ये तब रिलीज़ होता है, ये सारी ज़िंदगी रिलीज़ होता है E2। जबकि जो E3 है जिसे आप एस्ट्राइओल कहते हैं, ये कब रिलीज़ होती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका E3 का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बेसिकली टाइप्स हैं, ये बुक में मेंशन नहीं है। आपने इसको अच्छे से यहाँ से कवर कर लेना। अगर आप चाहें तो आप इसको बुक के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है प्रोडक्शन। मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरीज, ये ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं। एस्ट्रोजन जो है बेसिकली ये फीमेल
हार्मोन होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो दो जगहों से रिलीज़ होता है। एक तो ये ओवरीज से रिलीज़ होता है और दूसरा जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, जबकि मेल के अंदर ये एक जगह से रिलीज़ होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर तो ओवरीज होते हैं, लेकिन मेल की बॉडी के अंदर ओवरीज नहीं होते। लेकिन आपको पता है कि मेल की बॉडी के अंदर भी किडनी होती है और फीमेल की बॉडी के अंदर भी किडनी होते हैं। सो फिर ये कहाँ से रिलीज़ होंगे? उसके ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट डैट इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट होता है डैट इज़ एड्रीनल मिडोला, जो आउटर पार्ट होता है यहाँ से बेसिकली स्टीरॉयड रिलीज़ होता है। स्टीरॉयड यानी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो इन स्मॉल अमाउंट, कम मिकदार में, आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल। जो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ओवरीज से भी रिलीज़ हो रहा होता है और दूसरा ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ हो रहा होता है। जबकि जो मेल की बॉडी है, मेल की बॉडी के अंदर तो ओवरीज नहीं होती, जस्ट क्या होता है, किडनी होती है। सो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसे आप एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, लेकिन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है मेल के अंदर। ठीक हो गया। सो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा जो रिलीज़ होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, जो एक मिकदार में रिलीज़ होगा वो मेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ होगा। और वो कहाँ से रिलीज़ होगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होगा। इसी तरह हमने टेस्टोस्टेरोन में भी यही बात डिस्कस की थी कि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल डोमिनेंट हार्मोन होता है, क्योंकि ये टेस्टिस से रिलीज़ होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर टेस्टिस नहीं होती। सो एक तो ये टेस्टिस से रिलीज़ होता है और इसके साथ साथ ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होता है। सो मैं कह सकती हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बेसिकली मेल डोमिनेंट हार्मोन है, यानी ये दो जगहों से रिलीज़ हो रहा होता है। सो अब जो है फीमेल की बॉडी के अंदर भी किडनी होती है, मेल की बॉडी के अंदर भी किडनी होता है। सो ये थोड़ी सी मिकदार में ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक हो गया। सो एस्ट्रोजन बेसिकली ये फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स हैं, ये दो जगहों से रिलीज़ हो रहा होता है। सो अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन के एक्शंस के ऊपर। पहला इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑन वेजाइना। वेजाइना के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? सो इट इंक्रीज द साइज ऑफ वेजाइना। ये क्या करता है? वेजाइना के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि ये वेजाइना के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। कौन करवाता है? डैट इज़ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये दो जगहों से रिलीज़ हो रहा होता है। आपको पता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है डैट इज़ वेजाइना, जबकि जो मेल की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है डैट इज पीनस। ठीक हो गया। सो अब वजाइना के साइज को इंक्रीज करता है, ये कौन करता है? डैट इज एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये दो जगहों से रिलीज हो रहा है। सो इट इंक्रीज द वॉल ऑफ वजाइना। ये क्या करता है? वजाइना के वॉल को भी इंक्रीज करता है। आपको पता है कि हर ऑर्गन्स के ऊपर एक वॉल होती है जो कि हमें प्रोटेक्शन देती है। सो वजाइना के साइज को भी इंक्रीज करता है और इसके साथ साथ क्या करता है? ये वजाइना के वॉल को भी इंक्रीज करता है। कौन करवाता है? डैट इज एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये दो जगहों से रिलीज हो रहा है, ज़्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा है, इस वजह से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। सो कास्ट चेंज इन वेजाइनल एपिथेलियम फ्रॉम कोबाइडल शेप इनटू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो ये क्या करता है कि जो वेजाइना की जो एपिथेलियम वॉल होती है वो कोबाइडल से कन्वर्ट करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कोबाइडल शेप बेसिकली क्यूब शेप के होते हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो सेवरल लेयर्स होते हैं। सो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, अब आपको क्लियर होगा। सो आप देख सकते हैं कि कोबाइडल शेप के जो हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, क्यूब शेप के होते हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेवरल लेयर्स, ये आपके पास थिन होती है लेयर, पतली लेयर होती है, जबकि ये आपके पास थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है। क्या होता है कि जैसे ही ये कोबाइडल शेप की होती है बेसिकली और ये जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम शेप की होती है, आम रूटीन में ये कोबाइडल शेप की होती है। जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, ताकि इसका जो है साइज़ इंक्रीज़ हो, बढ़े और बेबी की ग्रोथ हो। ठीक हो गया। सो उसके बाद है इट डिपॉजिट ग्लाइकोजन इन वजाइना। सो वजाइना के अंदर ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो उसको स्टोर करता है। आपको पता है कि वजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे आप लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा या जिसे आप फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ होती है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बचपन से ही हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं, हमारी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, खुराक ले रहे होते हैं और बदले में क्या करते हैं? वो हमें
जो है फ़ायदा देते हैं, नुकसान से बचाते हैं। ठीक हो गया। सो विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड में। इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ बताती चलूँ आपको कि वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलाई होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है डेट इज़ इकोलाई, वो भी बेसिकली क्या है, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई भी नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। सो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि वेजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, सो फिर आपने कहना है लैक्टोबैसिलाई, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है इकोलाई। सो अब ये क्या होता है, जो वेजाइना के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो स्टोर हो जाती है, ताकि वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इस ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करे। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक पीएच की वजह से क्या होगा, वेजाइना के ऊपर कोई जरासीम आके अटैक नहीं करेगा। सो वजह क्या होती है कि फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। सो उसके बाद अगला इफ़ेक्ट होता है इफ़ेक्ट ऑन एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो मैं पहले आपको डायग्राम से समझाती हूँ, फिर आपको जो है इसका स्ट्रक्चर समझ आएगा फीमेल का। अगर मैं ऐसे आपको रीड आउट करवाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया, हम डायग्राम को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आपके पास है डायग्राम। ठीक हो गया, ये है बेसिकली फ़ीमेल की एक्सटर्नल अनाटमी, जिसे आप एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक हो गया। सो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप गौर करें तो मुख्तलिफ एरिया के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। सो फर्स्ट आपके पास ये उबार शक्ल का जो नज़र आ रहा है, उबार शेप की है, ये बेसिकली मोस प्यूबिस होता है। ठीक हो गया। सो जो उबार होता है इसके ऊपर ये क्या चीज़ होती है, मोस प्यूबिस, जबकि इसके अंदर जो सबसे पहला होल होता है उसे आप कहते हैं क्लिटोरिस। इस होल के अंदर एक लेयर होती है, सो उसे आप कहते हैं लेबिया माइनोरा, छोटा स्मॉल, और इसके बाहर जो है एक बड़ा सा होल होता है डेट इज़ लेबिया मेजोरा, जिसे आप लार्ज कहते हैं। ठीक हो गया। सो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ये जो एक आपको उबार शक्ल का दिखाई दे रहा है डेट इज़ मोस प्यूबिस, इसका जो होल का जो सबसे पहली लेयर होती है उसे आप कहते हैं क्लिटोरिस, और इस होल के अंदर जो लेयर होती है उसे आप कहते हैं लेबिया माइनोरा, और ये आपको बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है डेट इज़ लेबिया मेजोरा। ठीक हो गया। सो उसके बाद है एनस। एनस क्या है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, सो ये इसके थ्रू रिलीज आउट होता है। उसके बाद जो है यूरिथ्रल ऑरिफिस क्या होता है कि यूरिन को पास आउट किया जाता है, और ये आपकी जो है बेसिकली वेजाइना कहलाती है। ठीक हो गया। सो अब आपको स्टेटमेंट समझ आएगी। इट काज इंक्रीज इन साइज ऑफ लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस, ये क्या करता है कि लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस के साइज को भी इंक्रीज करता है। वजह क्या होती है, डेट इज एस्ट्रोजन। लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया माइनोरा जो होल है उस होल के अंदर एक लेयर होती है, सो उसे आप कहते हैं लेबिया माइनोरा। क्लिटोरिस क्या है, जो सबसे पहला होल होता है वो क्लिटोरिस कहते हैं, जो पहला होल के अंदर जो एक लेयर होती है उसे आप लेबिया माइनोरा कहते हैं। सो ये क्या करता है, ये इसके साइज को इंक्रीज करता है। उसके बाद है इट डिपॉजिट फैट इन मोस प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा। मोस प्यूबिस और लेबिया मेजोरा की फैट की डिपॉजिट करने में भी इस हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन सर्वेक्स। सर्वेक्स क्या चीज़ होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। सो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली फ़ीमेल की इंटरनल एनाटमी है। ठीक हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको ये एक वाइट कलर के दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, डेट इज़ ओवरी। ये क्या होते हैं, ये नाशपाती शक्ल के ऑर्गन होते हैं, और यहाँ पे एग की प्रोडक्शन होती है। ठीक हो गया। सो फिर उसके बाद आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, डेट इज़ कॉल्ड, एक इस साइड पे और एक इस साइड पर। सो ये क्या कहलाते हैं, बेसिकली फेलोपियन ट्यूब्स। ये एग बेसिकली इस फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से कहाँ आते हैं, ये यूट्रस के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। सो पहले मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ कि ओवरी जो है क्या चीज़ होती है। ये जो दो वाइट कलर के जो पोर्शन नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ओवरी हैं। यहाँ पे एग की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स, इस एग के ज़रिए से जो एग की प्रोडक्शन होते हैं, सो ये एग जो है वो इस फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से
हैं वो स्ट्रक्चर के साथ आके अटैच हो जाती हैं। जबकि एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसे आप क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। उसके बाद यूट्रस क्या होता है, यूट्रस वो एरिया होता है, ये बेसिकली सारे ये आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। सो ये यूट्रस क्या होता है कि यहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है। सो उसके बाद है सर्वेक्स। सर्वेक्स क्या चीज़ होती है, एक ओपनिंग होती है, ये आपको लाइंस दिखाई दे रही है, डेट इज सर्वेक्स। सो ये क्या करते हैं, ये सर्वेक्स होती है, एक लाइनिंग होती है, ओपनिंग होती है, होल होता है, जो सुराख होता है, ये क्या करता है कि जब बेबी को पास आउट किया जाता है तो क्या होता है कि सुराख खुल जाता है और यहाँ से बेबी जो है, तो क्या होता है कि जब बेबी पास आउट होता है तो क्या होता है, यहाँ से सुराख खुल जाता है और यहाँ से बेबी को नीचे की तरफ मूव किया जाता है। सो डैट इज सर्वेक्स होता है। सर्वेक्स के नीचे है वेजाइना। सो इसको आप कहते हैं वेजाइना, ठीक हो गया। वेजाइना के जो लोअर पोर्शन है उसे आप कहते हैं वल्वा, ये आपकी वल्वा कहलाती है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपको, फिर अच्छे से आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। जो एंडोमेट्रियम होता है बेसिकली वो यूट्रस की वाल्व कहलाती है। फेलोपियन ट्यूब की होती है, जो एग प्रोड्यूस हुए हैं वो एग जो है वो इस फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स में आते हैं यूट्रस के। उसके बाद यूट्रस क्या होता है, जहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है। सो बेसिकली ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये यूट्रस कहलाता है, यहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है। सो फिर उसके बाद क्या होता है, सर्वेक्स होता है। सर्वेक्स एक होल होती है, एक ओपनिंग होती है। सो ये क्या करता है कि ये जब बेबी पास आउट होता है तो वो इसके ज़रिए से बेबी को नीचे की तरफ मूव किया जाता है। सो उसके बाद इसके लोअर पोर्शन होता है, डैट इज़ वेजाइना। ये क्या करता है, वेजाइना के साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है ताकि बेबी की ग्रोथ हो, ठीक हो गया। सो ये कौन करवा रहा होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन करवा रहा होता है। सो वेजाइना के जो लोअर पोर्शन है डैट इज़ वल्वा, ये आपकी वल्वा कहलाती है, ठीक हो गया। आई थिंक सो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। सो इफेक्ट ऑन सर्वेक्स। सर्वेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सर्वेक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस। हमने डायग्राम पे ये बात मेंशन की है कि यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है, यूट्रस जहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है, सो उसके नीचे एक पोर्शन होता है सर्वेक्स, ठीक हो गया। सो ये यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है वो सर्वेक्स कहलाता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीज द साइज ऑफ सर्वेक्स, सर्वेक्स के साइज को इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। सो ताकि ग्रोथ हो बेबी की। ये कौन करवाता है, बेसिकली एस्ट्रोजन करवाता है। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। सो उसके बाद है मेक एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड। ये क्या करते हैं, जो एपिथेलियम बनाता है वो कौन सी बनाता है, स्ट्रेटिफाइड बनाता है, ठीक हो गया। थिक लेयर होती है, ताकि क्यों बड़ा करते हैं, इनलार्ज करते हैं। क्यों इनलार्ज करते हैं, ताकि बेबी की ग्रोथ हो सके, ठीक हो गया। सो उसके बाद है इट इंक्रीज अल्कलाइन पीएच ऑफ सर्वेक्स। याद रखिएगा कि जो वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, जबकि जो सर्वेक्स की पीएच होती है वो बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है। सो वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है तो क्या होता है कि सुराख से सिक्रीशन वेजाइना में आती है और वेजाइना की पीएच को न्यूट्रल करने की कोशिश की जाती है ताकि वेजाइना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए। सो वहाँ पे पेन शुरू ना हो जाए, ताकि जो अल्कलाइन पीएच है उसको वेजाइना में भेजता है ताकि वो एसिडिक पीएच है वो कंट्रोल किया जा सके उसको, ठीक हो गया। सो वही बात है, इट इंक्रीज द अल्कलाइन पीएच ऑफ सर्वेक्स विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज। इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है वेजाइनल एसिडिक पीएच के ऊपर, ठीक हो गया। सो उसके बाद अगला इफेक्ट आता है कि इफेक्ट ऑन यूट्रस। यूट्रस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये यूट्रस के साइज को इंक्रीज करता है। अगर ये यूट्रस के साइज को इंक्रीज नहीं करेगा तो क्या होगा, यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बेबी की डेथ हो जाएगी। सो ये क्या करता है कि यूट्रस के साइज को इंक्रीज करता है। सो उसके बाद है इट काज ग्रोथ ऑफ यूट्रस ग्लैंड। ये यूट्रस ग्लैंड की ग्रोथ करने में भी इस हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो वो कौन सा हार्मोन होता है, डैट इज एस्ट्रोजन। सो उसके बाद है इट काज चेंज इन यूट्रस कोबाइडल एपिथेलियम इनटू कोलमनर एपिथेलियम। ये क्या करते हैं, यूट्रस के जो वॉल होती है उसको चेंज करता है कोबाइडल से कोलमनर एपिथेलियम। क्योंकि कोबाइडल जो है वो एक थिन है, सिर्फ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि कोलमनर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ये क्या करता है, उस वॉल को इनलार्ज कर देता है ताकि साइज इंक्रीज हो और बेबी की ग्रोथ हो सके। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि डिपॉजिट ग्लाइकोजन इन यूट्रस। यूट्रस में क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो उसको
स्टोर करता है, डिपॉजिट करता है, जमा करता है, अकोमुलेट करता है, ताकि बेबी को न्यूट्रिशन मिल सके और बेबी को एनर्जी प्रोवाइड हो सके। ठीक हो गया। सो उसके बाद है इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? इन फेलोपियन ट्यूब्स इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प आउट करता है। सो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब स्पर्म्स और एग आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ कहलाएगी? डैट इज जाइगोट बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बनेगी एम्ब्रियो। फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया। सो ये क्या करता है कि फेलोपियन ट्यूब जो है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं ताकि बेबी की ग्रोथ करवा सके। इफेक्ट ऑन ओवरीज, ओवरीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि ओवरीज बेसिकली क्या होते हैं? जहाँ पे एग की प्रोडक्शन होती है। सो ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इनहिबिट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दस इनहिबिट ओवुलेशन। ये क्या करता है? एफएसएच को भी कम कर देता है और एलएच को भी कम कर देता है। हम इसका जो है फीमेल का लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं विद डायग्राम, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी स्टेटमेंट। ठीक हो गया। सो आपके पास ये डायग्राम है। ठीक हो गया। ये बेसिकली क्या है? हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ग्राफ है जो कि फ़ीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को शो करता है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करवाने में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कब और किस टाइम रिलीज़ होते हैं। ठीक हो गया। सो अगर आप गौर करें तो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन के बाद रिपीट होता है। ठीक हो गया। सो 28 दिन के बाद ये रिपीट होता है। तो इन्होंने वीक साइज जो है इस साइकिल को बताया हुआ है कि सपोज करें कि पहला आपका जो है आज पहला डे है फीमेल का। सो आज फर्स्ट मंथ है। ठीक हो गया। सो फीमेल का इसके बाद जो 29 तारीख को फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या होता है? वो जो है रिपीट होता है। सो इस मंथ के स्टार्ट में यानी यकम तारीख को क्या होता है कि आप देख सकते हैं फर्स्ट से 7 डेज तक एक आपको येलो कलर का ग्राफ दिखाई दे रहा है, डैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? फॉलिकल्स बनते हैं, जब छोटे छोटे एग बनते हैं उससे जब बढ़ने की जो पहली स्टेज होती है डैट इज़ फॉलिकल्स कहलाती है। ठीक हो गया। सो ये 1 से 7 डेज़ के अंदर क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन रिलीज़ होता है और ये क्या करता है? बेसिकली फॉलिकल्स बनाते हैं। सो उसके बाद आपको ये फर्स्ट वीक में होता है और सेकंड वीक में यानी 7 से 14 दिन के दौरान क्या होता है कि आपको ग्रीन कलर का एक जो है ग्राफ दिखाई दे रहा है, डैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ये क्या करता है? ये जो है ओवुलेशन करते हैं, यानी जो एग बने थे इसने क्या किया? एग को मैच्योर कर दिया। ठीक हो गया। सो एग को मैच्योर करता है और वेट करता है कि स्पर्म्स आए और फर्टिलाइज करे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इससे बने हुए फॉलिकल्स के पास जाते हैं और क्या करते हैं? इन मैच्योर को कन्वर्ट करते हैं एग के अंदर। ठीक हो गया। सो इसी तरह आप देख सकते हैं 7 से 21 दिन के दौरान क्या होता है कि एक आपको रेड कलर का या ऑरेंज कलर की जो है ग्राफ दिखाई दे रहा है, डैट इज़ एस्ट्रोजन। सो ये क्या करता है? बेसिकली एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है 7 to 14 डेज में। तो क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी कम कर देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को भी कम कर देता है। सो ये 2 वीक तक जो है वो ये हार्मोन्स रहता है, यानी 7 से 21 दिन आई थिंक सो आपके ये बनते हैं 2 वीक्स। अब आप देखें कि जो मंथ के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं, ठीक हो गया, वो बेसिकली कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं? डैट इज़ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सो इसलिए जो है डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं कि इन दौरान जो है इंटरकोर्स करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो क्या होगा कि फर्स्ट वीक में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज़ होता है। सो इसमें क्या होता है कि एग बनते हैं। सो फिर उसके बाद दूसरे वीक में क्या होता है? दूसरे वीक में हार्मोन्स रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन्स। ठीक हो गया। एलएच क्या करता है कि ये ओवुलेशन करवाता है, जो एग बने थे उसने एग को मैच्योर कर दिया। सो उसके बाद जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच को कम कर देता है। सो फिर अपनी बॉडी में ये मिकदार को बढ़ाए रखता है। ठीक हो गया। सो ये 2 वीक्स
तक ये हार्मोन्स रिलीज़ होता है। उसके बाद जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें ये 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाता है ताकि स्पर्म्स ये आए। ये क्या करता है, स्पर्म्स का वेट करता है, एग्स को मैच्योर हो गए सो फिर ये स्पर्म्स का वेट करता है। जैसे स्पर्म्स आएगा, इंट्रैक्शन होगा तो फर्टिलाइज करेगा, प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवा देगा, डैट इज़ एस्ट्रोजन। जैसे ही प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाएगा एस्ट्रोजन तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक मेंटेन रखेगा। ठीक हो गया। सो आई थिंक सो आपको इस साइकिल की समझ आ गई होगी। सो अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। इफेक्ट ऑन ओवरीज, ओवरीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इट इनहिबिट्स FSH हार्मोन। ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को इनहिबिट कर देता है। एस्ट्रोजन जैसे ही बॉडी में रिलीज हुआ ज़्यादा मिकदार में तो उसने क्या किया, FSH को भी कम कर दिया और LH को भी कम कर दिया और जो ओवुलेशन बनी थी मैच्योर एग उसको भी इनहिबिट कर दिया। सो इट इज़ यूज्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव। सो इसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस तरह से समझें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी स्टार्ट किया जाता है। कैसे, अगर आप मंथ के स्टार्ट में 1 तारीख को ही जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ है, सो इससे अगले दिन क्या होता है कि आप बाहर से एस्ट्रोजन खाना शुरू कर देते हैं या आप बाहर से प्रोजेस्टेरोन खाना शुरू कर देते हैं। सो जो आपने शुरू में नहीं खाने थे वो आप बाहर से जो है आप खा रहे होते हैं। सो फिर क्या होता है, जो स्टार्टिंग डेज होते हैं आपकी बॉडी के मंथ के, एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। सो फिर जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि वो FSH को भी कम कर देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को भी कम कर देता है। सो जो एग बने थे, जो फॉलिकल्स बने थे, तो क्या होता है ना ही वो मेच्योर होके ये कन्वर्ट होंगे तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगी। इसलिए जब फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हम एज अ ओरल कंट्रासेप्टिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं, बर्थ कंट्रोल। सो इसको हम एज अ ओरल कंट्रासेप्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो फीमेल की जो दूसरी खसूसियात होती हैं, पहली तो ये कि इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ब्रेस्ट में जो फैट को ये डिपॉजिट करता है, ठीक हो गया, और ये ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। वजह क्या होती है, डैट इज़ एस्ट्रोजन। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, स्किन के ऊपर ये इफेक्ट होता है कि जो फीमेल असरात होती है उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, शाइनिंग होती है, सॉफ्ट होती है। वजह क्या होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, जबकि मेल की अगर हम बात करें तो मेल की स्किन थोड़ी रफ़ होती है। वजह क्या होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एक जगह से रिलीज़ हो रहा था। सो जो आपके जो फीमेल के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सोप्स हो गए, क्रीम्स हो गए, सो उसमें भी एस्ट्रोजन को ऐड किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन वॉइस, वॉइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। सो इट गिव्स हाई पिच्ड वॉइस, फीमेल की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा होती है, पिच होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड को बेहतर करती है। अगर आप दूर से भी सुने तो आप समझ सकते हैं इसको, ठीक हो गया। सो उसके बाद है इफेक्ट ऑन स्केलेटन, स्केलेटन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इट मेक्स ए पेल्वस टू ब्रॉड, जो थाई हो गई, हिप हो गई, सो ये क्या करता है कि ये ब्रॉड करता है, चौड़ा करते हैं। जो फीमेल हजरात होते हैं शादी के बाद, बच्चे के बाद क्या होता है कि उनका जो है मोटापा ज़्यादा होता है। सो हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से होता है, ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है। वजह क्या होती है, एस्ट्रोजन। ये हो गए आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। सो अब हम बात करते हैं बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं फीमेल के। सो इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। मुख्तलिफ प्रोटीन जो बनती है बॉडी के अंदर, ये कौन करवाता है, डैट इज़ एस्ट्रोजन। उसके बाद है फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, जो हमारी बॉडी में जो फैट होती है उसको बनाने में भी इस हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो जैसे ही एज बढ़ती है तो मोटापा शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है, डैट इज़ एस्ट्रोजन। सो फिर फीमेल का जो पोर्शन होता है जैसे थाई हो गया, उसके बाद जो हिप हो गया, तो क्या होता है कि उसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वजह ये होती है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है क्योंकि फ़ैट उसमें डिपॉजिट हो जाती है। सो इफ़ेक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इसको एक्टिवेट करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है।
अगर जो है एग तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, अगर स्पर्म्स नहीं आएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ होगा। जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्पर्म्स और एग मिलेंगे, इंट्रैक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ होगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। एट पीक इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, 6 से 9 मंथ। डिफरेंस क्या है कि आपकी बॉडी में एग तो हैं, स्पर्म्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। फिर आपको नेक्स्ट मंथ जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जबकि क्या होगा, अगर स्पर्म्स और एग होंगे तो इंट्रैक्शन होगी, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है। उसके बाद अगला इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये क्या करता है, सोडियम और वाटर आइंस को हमारी बॉडी में रिटेन करता है, महफूज करता है और हमारी बॉडी को पानी की कमी से बचाता है, डिहाइड्रेट करता है, प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। कौन करवाता है, डेट इज़ एस्ट्रोजन। इफ़ेक्ट ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, याद रखें जो फीमेल हजरात होते हैं सो उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। सो इस वजह से ही डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। फीमेल के ब्लड के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, डिक्रीज़ होता है, यही वजह है फीमेल को बहुत कम चांस मिलते हैं हार्ट फेलियर के। जबकि अगर मेल की बात करें तो मेल को ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन एक जगह से रिलीज़ हो रहा होता है। ये जो हमने जितने भी इफ़ेक्ट्स देखे हैं बेसिकली ये फीमेल्स के हमने देखे हैं। अब आपको पता है कि मेल की बॉडी के अंदर भी एस्ट्रोजन रिलीज़ होता तो है लेकिन कम रिलीज़ में होता है। सो मेल हजरात के लिए भी एक इफ़ेक्ट होना चाहिए। सो ये इफ़ेक्ट है कि इफ़ेक्ट ऑन मेल बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इट हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। ये स्पर्म्स की मैचुरेशन में हेल्प आउट करता है। स्पर्म्स को कौन बनाता है, डेट इज़ टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म्स को मेच्योर और हेल्थी कौन करता है, डेट इज़ एस्ट्रोजन करती है। डिफरेंस याद रखना है आपने। उसके बाद है इट मेंटेन्स हेल्थी लिबिडो सेक्सुअल डिज़ायर। जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो क्या करता है, वो इसको मेंटेन करने में भी इस हार्मोन्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है, अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक होगी। इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आपसे ये वाइवे में MCQs और प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आपसे पूछ सकते हैं। सो आपकी बुक में इतना डिटेल के साथ मेंशन नहीं है। सो आपने बुक को भी फॉलो करना है और इसके साथ साथ नोट्स को भी फॉलो करना है, ठीक हो गया। अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।